प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का प्रोग्राम का टॉपिक है भारत में समकालीन जन आंदोलन और संवैधानिक मुद्दे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में समाज का निर्माण समाज में जो भी समस्याएं हैं उनका निदान आंदोलन के जरिए ही संभव हो पाता है। तो पुराने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक आंदोलन के जरिए समाज निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई आंदोलनों में। तो आज़ादी के आंदोलन से लेके अन्ना आंदोलन और 70 के दशक के छात्र आंदोलन ने देश की तत्कालीन परिस्थितियों और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदलने का काम किया है। लेकिन वर्तमान समय में अभी हम लोगों के सामने कई बड़े जन आंदोलन हुए हैं, जैसे कि किसान आंदोलन 2 साल तक लगभग चला। अभी ये अग्नि पथ योजना के विरोध में काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ हमारे पूरे देश में। तो ये जो जन आंदोलन हुए हैं इनका समाज के आम लोगों पे जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ा और उनकी सफलता असफलता को लेकर तो क्या उस पर सामाजिक आयाम नए स्थापित हुए और आम आदमी का इस पर क्या सोचना है, कितने जन आंदोलन सफल हुए, तो नए समीकरणों को लेकर क्या उस पर परिस्थितियां बनी और राजनीतिक दल जो इन योजनाओं को लागू करते हैं जिनके विरोध में या समर्थन में आंदोलन होते हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं कि अब राजनीतिक दल जो भी वर्तमान सत्ता है या जो अन्य दल हैं उन आंदोलनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो आज का टॉपिक है उसके विषय में बात कर रहे हैं, जो भारत में मौजूदा जन आंदोलन है उनकी असफलता सफलता किस हिसाब से तय की जाए, किन मानकों को उसमें ध्यान में रखा जाए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आम आदमी को का जन आंदोलनों को लेकर क्या सोचना है, उनकी क्या भागीदारी है, कैसे वो इनको देखते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में देखा, कितना व्यापक आंदोलन था, पूरे देश में इसका असर दिखाई दिया। फिर भी कई देश के ऐसे हिस्से थे जहां आम आदमी से इस आंदोलन का जुड़ाव नहीं हो पाया। वो किस वजह से रहा, क्या रहा, कि किन लोगों की बातों में आकर लोग आम आदमी से कनेक्ट नहीं हो पाया, कि सिर्फ एक किसान के तबके तक आंदोलन सीमित कर दिया गया और किसान के तबकों में भी इस तरीके से उसको इंगित किया गया कि सारे किसान इस आंदोलन में नहीं शामिल है, सिर्फ चंद लोग ही किसी खास एरिया के इस आंदोलन में है, जिसकी वजह से आंदोलन में हिंसा की भी कोशिश करी गई, हिंसा करवाने की और उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश करी गई। तो मगर फिर भी आंदोलन के रणनीतिकर्ता जो संघ नीतिकर्ता थे उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में आंदोलन को सफल बनाया और जिसलिए आंदोलन किया जा रहा था वो अपने मकसद में कामयाब रहा। अभी इसके बाद मौजूदा तो अभी वर्तमान समय में अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चला, जिसमें काफी उग्र प्रदर्शन हुए पूरे देश में। कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर ये आंदोलन उग्र न होकर अहिंसा के साथ कायदे से किया तो हो सकता है, मेरा मानना है इसका असर बहुत कायदे से व्यापक तरीके से और ऊपर तक असर रहता है इसका। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने के लिए मौजूद हुए हैं। तो वो गेस्ट का परिचय देता हूँ। ये डॉक्टर गिरीश जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव हैं। वर्तमान में विभिन्न सक्रिय विभिन्न दलों के राजनेताओं में उत्तर प्रदेश सबसे वरिष्ठ कहे जा सकते हैं। वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। 1971 में अलीगढ़ में देश के सबसे पुराने छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से राजनीति में आपने प्रवेश पाया। तो वहाँ के कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र निकायों में चुने जाने पर छात्र आंदोलनों में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों के हित में व्यापक रूप से संघर्षरत रहते हुए आपने शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी रहे और एमए संस्कृत प्रथम श्रेणी में और प्रथम पोजीशन के साथ उत्तीर्ण हुए। वहीं से आपने पीएचडी की परीक्षा भी पास की तथा प्रवक्ता के रूप में एमयू में ही 7 वर्षों तक अध्यापन भी किया। इसी बीच आपने रूसी भाषा में डिप्लोमा भी पास किया। 1984 में आपने विश्वविद्यालय छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण रूप से कार्यकर्ता हो गए। आप एआईएसएफ के प्रांतीय सचिव रहे, अखिल भारतीय नौजवान सभा के प्रांतीय महासचिव और उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। अलीगढ़ जनपद और उत्तर प्रदेश में नौजवानों, छात्रों, मजदूरों और किसानों के अनेक आंदोलनों में नेतृत्वकारी भूमिका आपने निभाई और कई बार जेल भी गए हैं। सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष में आपकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक विचार विमर्श के प्रोग्रामों के अंतर्गत आप कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शाखा सचिव के स्तर से राज्य सचिव तक पहुंचने में आपकी सच्चाई, संघर्ष, सादगी और त्याग की अहम भूमिका है। तो सामूहिक विषयों पर लेखन, सोशल मीडिया पर लगातार चुटकुली टिप्पणियां करना और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले बयान जारी करना आपकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। शिक्षित और मध्य किसान परिवार में आप पैदा हुए डॉक्टर गिरीश जी आज भी ग्रामीण जीवन की जटिलताओं पर गहरी नजर रखते हैं और ग्रामीण जनता के संघर्ष को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हाल के आंदोलनों में किसान आंदोलन से लेकर कई आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। कि मेरा परिचय आप दे चुके हैं और जो आज का विषय है मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही समसामयिक विषय है ये, क्योंकि आंदोलन तो हमेशा चलते रहे हैं और इस देश ने एक सबसे बड़ा आंदोलन देखा है, वो आजादी का आंदोलन है जो लगभग 150 साल चला और हमारे देश को परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत बनाने में उसने एक भूमिका निभाई। और आजादी के बाद भी जन समस्याएं खड़ी होती रही और बड़े बड़े आंदोलन भी खड़े होते रहे हैं। पिछले 2014 के बाद से, जब से ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, इसने जो जनता के प्रति और समाज के विभिन्न हिस्सों के प्रति जो हमलावर रुख अख्तियार किया हुआ है, उससे समय समय पर लोग विचलित हुए हैं और विचलित हुए हैं तो उन्होंने आंदोलन भी खड़े किए। स्वतः स्फूर्त आंदोलनों की बाढ़ आई इस बीच और विपक्षी राजनीतिक दलों और शक्तियों द्वारा प्रायोजित आंदोलनों को भी काफी बढ़त मिली। इस बीच हम देख रहे हैं कि जब ये सरकार आई थी तो उसके तत्काल बाद इसने एक भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया और ये भारी बहुमत की सरकार थी। ऐसा लगा था कि ये अपनी बात को मनवा करके ही रहेगी, लेकिन उस कानून के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ और खास तौर पर जिस पार्टी से मैं संबंधित हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस अपार बहुमत वाली सरकार को, एनडीए 1 सरकार को, वो कानून ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इस दौर में और भी कई चीजें, सीए और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में हो रही थी और उसमें ये सवाल उठा कि इस तरह के कानून लागू कर दिए गए हैं तो इसके खिलाफ आंदोलन आवाज उठनी चाहिए। और हमने 19 दिसंबर का दिन तय किया। हमको ताज्जुब हुआ कि हमारी पार्टी की ताकत से कई गुना ज्यादा लोग 19 दिसंबर के उस दिन, ऐतिहासिक दिन, उस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना और फिर उसी के कोख से, चाहे वो शाहीन बाग कांड हो, शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा धरना चला हो, या लखनऊ के घंटाघर पर, या प्रयागराज के पार्क में, जगह जगह आंदोलन चले, दमन चक्र चला, हमारे लोग जेलों में डाले गए, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर हमले हुए, जेलों में डाले गए, लेकिन एक बड़ा असर पड़ा और सरकार को काफी बैकफुट पर आना पड़ा। और इस दौर के आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही उल्लेखनीय आंदोलन इस दौर में हुआ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार ने
बिना किसानों को विश्वास में लिए 3 काले कृषि कानून लागू कर दिए। इस मगरूर सरकार को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि इन कानूनों के खिलाफ इस तरह के आंदोलन खड़े हो सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने, उनको समर्थन देने वाले अन्य शक्तियों ने न केवल दिल्ली में बल्कि देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी लंबे धरने चलाए। दिल्ली के 5 स्थानों पर 13 माह तक ये आंदोलन चला। 700 किसानों ने शहीद होकर के अपने बलिदान दिए और केंद्र सरकार को तीनों काले कृषि कानून रद्द करने पड़े। हालांकि इस बीच किसानों को बड़ी जातियों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर पानी की फुहारें छोड़ी गईं, उनके रास्तों में अवरोध खड़े किए गए, उनके धरना स्थलों की बाड़ेबंदी की गई, उनके खाने पीने की रसद के जाने आने पर रोकें लगाई गईं और लखीमपुर खीरी में तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, जो अब आजकल मोदी योगी जी का औजार बना हुआ है बुलडोजर, उसी का सबसे पहले प्रयोग हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने थार जीप में लकड़ी बांध करके और आंदोलनकारी किसानों के ऊपर हमला बोल दिया और उसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या हुई। तो इन आंदोलनों ने बलिदान दिए हैं, कुर्बानी देनी पड़ी है, एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसी सरकार जो निरंकुश है, जो फांसीवाद के रास्ते पर चल रही है, जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के देश में हिंदू तानाशाही लादने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, कई बार पीछे हटने को बाध्य किया है इन आंदोलनों ने। अभी में ताजा महंगाई के खिलाफ आंदोलन खड़े हुए हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन खड़े हुए हैं, वामपंथी दल खासतौर पर मुखरित हैं। और अभी जातीय जनगणना कराने के सवाल पर जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजरवाद और पुलिस राज कायम हो गया है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अभियान छेड़ा हुआ है, बेरोजगार नौजवानों पर दमन चलाया जा रहा है, आम जनता को सताया जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इस सब के खिलाफ भी आंदोलन खड़े हुए हैं। खासतौर पर वामपंथी दलों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किए हैं और इन आंदोलनों से मुझे लगता है कई बार सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़ जा रहे हैं। अभी सरकार ने फौज की जो भर्ती पेंडिंग पड़ी थी उसको खोलने के बजाय उसमें रोड़े अटकाने के लिए एक नई व्यवस्था, अग्निपथ व्यवस्था लागू कर दी कि जो नए लोग भर्ती किए जाएंगे वो 4 साल के लिए किए जाएंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल बाद उन्हें कुछ नगदी देकर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। उस योजना के पीछे जो कई रहस्य थे, सारे देश ने उसे पकड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस सरकार के शासन में बिल्कुल पंगु हो चुकी है और वो उस अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए इस तरह के उपाय कर रहे हैं। तो सैनिकों पर खर्च काटने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरा, जो हमारा कारपोरेट वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसको ट्रेंड चौकीदार चाहिए। वो सरकारी पैसे पर सेना में ट्रेनिंग पाए और उसके बाद वो अंबानी अदानी की चौकीदारी करें। ये सरकार उन्हीं की गुलाम है और इस सरकार ने उसकी भी व्यवस्था की है। और संदेह ये भी व्यक्त किया कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को वो किसी तरह से ट्रेनिंग दिला करके उसका जो हिंदू तानाशाही लादने का सपना है उसके लिए एक
समर्पित फौज, निजी फौज तैयार करने के दृष्टिकोण से भी ये उन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन उन्होंने जो भी किया हो, देश का नौजवान इससे उद्वेलित हुआ, उन्हें किसी ने नहीं भड़काया। योजना लागू होने के अगले ही दिन से एक पूरे देश में मुखरित आंदोलन खड़े हो गए और जगह जगह आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, प्रतिरोध हुए। लेकिन उसमें कहीं से हिंसा की झलक भी आ गई और इस सरकार को मौका मिला। फिलहाल इसने उस आंदोलन को एक हद तक कुचल दिया है, हजारों नौजवानों को जेल में डाल दिया है, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। सरकार अपनी सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन के जरिए उन्हें धमकियां दे रही है। पुलिस बुलडोजर रैली निकाल करके लोगों को आतंकित कर रही है। लेखपाल, प्रधान और गांव के चौकीदारों को उन्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नौजवान और यहाँ तक कि इस सरकार ने सारी हदें पार करके सेना के अफसरों को भी अपनी योजनाओं के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए मैदान में उतार दिया। सारा मीडिया अलग से ये काम कर रहा है जो भ्रम फैला रहा है, और इसके बावजूद भी नौजवानों में भारी आक्रोश है, आंदोलन की सुगबुगाहट है। और अब कई किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन की बागडोर संभाल रखी है। वामपंथी दल भी नौजवानों पक्ष में, उनके हित में आंदोलन खड़ा करने के लिए योजना बना रहे हैं। और हमने पहल करके 6 जुलाई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में लखनऊ में सभी वामपंथी दलों की एक बैठक भी आयोजित की है, ताकि हम इस आंदोलन को सहयोग प्रदान कर सकें और सरकार पर दबाव बना सकें कि वो सेना का जो पुराना स्वरूप है, नियमित भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसे लागू करे और नौजवानों के हितों से खिलवाड़ न करे। इस विषय पर चर्चा होगी। तो जहां तक आज का विषय है कि आंदोलनों से क्या उपलब्धि हासिल होती है, निश्चय ही आंदोलन बहुत असर डालते हैं। ये बात अलग है कि ये निरंकुश सरकार उनसे उदारता पूर्वक सबक लेने के बजाय उनके ऊपर भारी पैमाने पर दमन चला रही है। और जैसा कि मुझे कहा गया कि मैं इस विषय पर भी प्रकाश डालूं कि संविधान, मैं समझता हूं कि संविधान की प्रति इस बीच लोग अधिक जागरूक हुए हैं, क्योंकि यही दौर है 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर, हमारे चौथे खंबे, लोकतंत्र के चौथे खंबे मीडिया को एक तरह से इस सरकार ने खरीद रखा है, उस पर हमले हैं। हमारी हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि सरकार उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उन्हें मार्जिनलाइज्ड करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा में खड़ी हुई ताकतें भी उतनी ही सजग हुई हैं। वो चाहे न्यायपालिका के स्तर पर, चाहे मानवाधिकारों की रक्षा के स्तर पर, चाहे आंदोलनों के स्तर पर, चाहे वैचारिक स्तर पर, हर स्तर पर संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने और उसे मजबूत करने के संघर्ष को आगे बढ़ाने में लोग जुटे हुए हैं। इसलिए ये दौर बड़े संघर्ष का दौर है। जिस तरह हमें आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी कुर्बानियां दे करके
हमने आजादी हासिल की थी, उसी तरह हमें इस वक्त भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने आंदोलन के अधिकार को बढ़ाने, बचाने और उसे आगे बढ़ाने के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाओं के जो अधिकार हैं उनको बचाने के लिए हम लोग और देश के तमाम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार आमादा है दमन करने पर। कल ही देखिए तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या आई कि वो बदला लेने पर उतारू हो गए। तो इस तरह की स्थितियों में लड़ाई बहुत कठिन हो गई है, लेकिन निरंतर निरंतर देश के युवा, देश के छात्र, देश के बुद्धिजीवी, देश के किसान, देश के मजदूर, मेहनतकश अवाम निरंतर अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो प्रतिबद्ध हैं कि इस देश की जो विरासत है उसे बचाया जाए। और ये जो सरकार है जिसने इन 7-8 साल के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उत्तर प्रदेश विकास और गरीबी के सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गया, हमारे बड़े बड़े बैंक घोटाले हो रहे हैं। और ये देश की अर्थव्यवस्था तो इसलिए बची हुई है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र प्रधान है, और दूसरे ये जो सरकार है जो 70 साल में जो कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम पर जो संपत्तियां खड़ी की गई उनको बेच करके अपने द्वारा पंग बनाई गई अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश में लगी हुई है। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग बातों को समझ रहे हैं, और इसलिए लोगों को भयभीत करने के लिए, उन्हें डराने के लिए वो अपनी आवाज न उठा सकें। तो उनके सामने श्रीलंका का एक उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 95% कर्ज ले रखा था, और भारत सरकार ने अपनी जीडीपी का 83% कर्ज ले रखा है। मात्र 12% का अंतर है श्रीलंका के कर्ज और भारत के कर्ज के प्रतिशत में। श्रीलंका की सरकार ने भी वहां सांप्रदायिकता फैला करके बरसों तक लोगों को गुमराह रखा, लूट मचाई थी। लेकिन अंत में लोग जागे, एकजुट हुए, एक बड़ा आंदोलन वहां चला, आज भी चल रहा है। और ऐसे ही इसी आंदोलन की भारत में सुगबुगाहट को देखते हुए उससे भयाक्रांत तो भयभीत सरकार जनता में भय पैदा कर रही है, आवाम को भयाक्रांत कर रही है। संघर्ष होता रहेगा, जनता भयभीत निश्चित है। आज कोई भी आवाज उठाने वाले के खिलाफ मुकदमे लग जाते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा ने इतना घृणित बयान दिया, पूरे विश्व में उसकी आलोचना हुई, आज तक उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। विपक्ष के तमाम लोगों के खिलाफ ईडी, आईटी, तमाम सरकारी तंत्र जुट करके और न केवल लोगों को तंग कर रहा है, बल्कि साहब देश की आजादी में ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कारपोरेट दोस्तों से मिलकर के एक एक राज्य की पूरी सरकारों को ध्वस्त कर रही है, उसे तोड़ करके अपनी सरकार बना ले रही है। उसे जनता के मत पर भरोसा नहीं है, उसे जनता के मत पर भरोसा नहीं है। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कई सरकारें हटी, और अब यही प्रयोग महाराष्ट्र में चल रहा है, यही प्रयोग महाराष्ट्र में चल रहा है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर विधानसभा के चुनाव लगभग आ चुके हैं। तो मैं तो पहले ही घोषणा कर चुका था कि जब ये सरकार पूरी की पूरी राज्य सरकारों को हड़पने के लिए आमादा है, तो इन 2 सीटों को वो कैसे विपक्ष के कीमे में चली जाने देगी। विपक्ष से भी कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन
मैं फिर मूल मुद्दे पर आता हूं। ये सरकार कारपोरेट पूंजीवाद की सरकार है। धर्म और जाति का आडंबर पहन करके ये शुद्ध पूंजीवाद चला रही है। पूंजीवाद में अधिकाधिक जनता का शोषण करके कम से कम लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है, सो पहुंचाया जा रहा है। और जनता, लुटी पिटी जनता, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी की मार से लुटी पिटी जनता आवाज उठा रही है। और जब वो आवाज उठाती है, आंदोलन करती है, तो उसके सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है। पुलिस के बूटों और गोलियों से उनके शरीरों को छलनी कर दिया जाता है। लगने लगा है आज भारत में कोई भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह के कदम उठा रही थी, लोकतंत्र को कुचल रही थी, उसी तरह से ये सरकार भी लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका अपने विचारों से हम सबको अवगत कराने के लिए। आप सबका आपका भी भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।